अब ये 2x रूल क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर x मार्क्स का है तो उस पे हम मैक्सिमम 2x टाइम देने की कोशिश करेंगे ऑन एवरेज। ठीक है, मतलब विद इन 2x मिनट अगर आप वो क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो यू आर इन वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि 2x टाइम में हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन 2x टाइम में नहीं होता है तो फॉर द टाइम बीइंग उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। मे बी आप कहीं किसी वजह से स्टक कर रहे हो या कोई रिपीटेडली कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना, कि उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर दिया जाए। जब आप दो चार क्वेश्चन करने के बाद फिर वहां पे आ जाओ, मे बी वो आपको पहले ही क्लिक कर जाएगा कि क्या मिस्टेक हो रही है, और उस क्वेश्चन को आप बेटर तरीके से डील करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि 2x टाइम लेना है, और अभी हम करने जा रहे हैं सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि a इज इक्वल टू ए आई जे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इनमें से कौन सी बात सही होने वाली है। तो यार सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमें पता होता है कि ए ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए आएगा। और इसको हम इसकी लैंग्वेज में, जैसे ये जिस भाषा का प्रयोग ये कर रहा है ना, ए आई जे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए आई जे होगा इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। अच्छा देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि आई मतलब नंबर ऑफ रो, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम है, ये तो हम समझते ही हैं, है ना। और हमने बोला कि जो ए ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो ट्रांसपोज किया तो ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हम इक्वेट करेंगे, कुछ ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी। अब हमें क्या करना है, अगर आई इक्वल टू जे होता है तो, है ना, अगर आई इक्वल टू जे होता है तो हम लिख सकते हैं ए आई जे, आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। आई की जगह जे की जगह आई कर दिया, है ना। तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे, मतलब टू ए आई जे इज, टू ए आई जे इक्वल टू जीरो। अगर टू ऑफ एनी नंबर इज जीरो, दैट नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो जीरो। ए आई जे क्या है, ए आई जे एक एलिमेंट ही तो है, वो जीरो आ गया। तो ए आई जे जीरो होगा जब आई इक्वल टू जे होगा। तो ए आई जे जीरो इफ आई इज इक्वल टू जे, यू हैव सी, दिख रहा है ना, सी, आई इक्वल टू जे। और दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसके जो ये एलिमेंट होते हैं ना प्राइमरी डायगोनल में, वो जीरो होते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया, A11 A22 A33 जीरो होते हैं। तो डेफिनेशन से पता है तो डायरेक्टली आप इसको मार्क कर सकते हो, नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपका ए ट्रांसपोज माइनस, सॉरी, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट -3 है। तो वो पूछना चाह रहा है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला याद आया, ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा डेट ए, और डेट डेट बोलते हैं इसको ना, डेट ए डेट डेट एट ए। और भी एक चीज प्रॉपर्टी हमें जो यहाँ पे याद होनी चाहिए कि ए ट्रांसपोज का जो डेट होता है वो ए का डिटर्मिनेंट है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लगा दो, अगर ए ट्रांसपोज -3 है तो ए का डेट भी -3 होगा। इनको यहाँ डालो, -3 इंटू -3 करोगे तो कितना मिलने वाला है आपको, 9, ऑप्शन ए। ठीक है, तो एक मिनट हम इसको मार्क करते जाते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आया था, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आ गया। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बी सी कोई ट्राइंगल अगर है ऐसे बना देते हैं ना, तो हम एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका हाफ होता है ना, फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ऐसे कह सकते हैं हम, मतलब दो एडजेसेंट साइड होनी चाहिए। यस, ये फॉर्मूला रहा ना आपका, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। सब में ए बी क्रॉस ए सी, ए सी क्रॉस ए बी, ए सी क्रॉस ए बी,
तो ये चीज़ तो सही सेम है, यहाँ 1/2 1/4 1/8 का है, तो ये तो आई थिंक काफ़ी आसान है, 1/2 ही होता है ट्राइंगल में, है ना। तो बी आपका ऑप्शन इसके लिए आ गया। ठीक है, अब बी को हम कर देंगे मार्क। थर्ड वाला देखिए, ये आपका लिमिट से रिलेटेड है। For the value of k which of the function blah 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 is continuous at x equal to 0। अगर ये x equal to 0 पे continuous है, तो जो इसकी वैल्यू है ना x equal to 0 पे, क्या वैल्यू है k, वही इसकी लिमिट भी होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ऑब्वियसली तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, निकाल लें उसको। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट और राइट कोई भी लिमिट निकाल लो, तो हम x टेंड्स टू 0 कर लेते हैं, और 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ 4x कितना होता है, ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये याद होना चाहिए। तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 और 8 कट गया। अब लिमिट x टेंस टू 0 तो यहाँ पे था ही, लिमिट x टेंस टू 0, तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x और इसका स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। तो साइन थीटा बाई थीटा आ गया। अगर x टेंस टू 0 है तो 2x भी तो टेंस टू 0 ही होगा, है ना। तो साइन थीटा बाई थीटा इज 1, तो ये 1 का स्क्वायर जो कि आ गया 1। दैट मीन्स आपका जो k का वैल्यू है, क्योंकि लिमिट 1 आ रहा है, तो k का वैल्यू भी 1 होना चाहिए। बात समझ आ रही है, सी आपका ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट वाले के लिए चलते हैं। देखो एफ डैश एक्स एक्स प्लस 1/x है, तो एफ एक्स निकालना है। अगर आपको एफ डैश एक्स दिया है और आपको एफ एक्स निकालना है, तो उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है। तो मतलब ये क्वेश्चन एफ डैश एक्स दिया हुआ है, लेकिन आपको बोल रहा है कि आप इंटीग्रेट करिए किसको, एक्स प्लस 1/x को इंटीग्रेट करिए। x का इंटीग्रेशन होता है x² बाई 2, सारे बच्चों बच्चों को पता है ना, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 फॉर्मूला होता था। और ये 1/x होता है log x, राइट, log ऑफ x प्लस सी। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा x² बाई 2 प्लस log x प्लस सी। ये कोई ऑप्शन है क्या, ये आपका ऑप्शन मिल गया जी। कहाँ पर है, x² बाई 2 प्लस लॉग एक्स, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से फटाफट आंसर कर सकते हो। अब देखो एम एंड एम रेस्पेक्टली आर ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जरूर मिलता है 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑर्डर एंड डिग्री से। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल टू 0 कहता है और m प्लस n की वैल्यू पूछता है। तो हम पता करेंगे कि भैया इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। इसमें आप चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करिए, dy/dx को t माना तो t⁴ हो गया, है ना। फिर उसका आपने विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो पहले 4t³ आएगा, फिर से t को डिफरेंशिएट करोगे आप, है ना। वही तो होता था। तो वो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो पहले 4 आ जाएगा, और आपका dy/dx जो ये फंक्शन है ना, इसकी पावर 4 - 3 1 3 आ जाएगी ना, nx⁻n−1 याद है कि नहीं है। इस फेज में तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप एग्जाम फेज में आ गए हो, है ना। dy/dx ऑफ x⁻n इज इक्वल टू nx⁻n−1, ये फॉर्मूला था। तो ये ऐसे आया। पर ये क्योंकि ये x नहीं है, ये x का फंक्शन, ये एक्चुअली ये dy/dx है, तो हमको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy/dx को विद रेस्पेक्ट टू x एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये बिकॉज ऑफ चेन रूल। dy/dx इज इक्वल टू 0 को डिफरेंशिएट करेंगे राइट हैंड साइड, नहीं उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखिए इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। ऑर्डर बताने के लिए हम देखते हैं कि हाईएस्ट कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर आपका 2 हो गया। और डिग्री होता है इसी वाले पार्ट का पावर,
है ना। एक्सपोनेंट कितना है, 1 2 3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गया। दोनों को ऐड करना है, m+1, 2+1, तो 2+1 कितना मिलेगा आपको, 3। तो इसका भी आपने ऑप्शन कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नेक्स्ट वाले को देखिए। सेवंथ कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखो इसका सोल्यूशन है, हमने इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस करे होंगे। इनइक्वालिटी जब हम ग्राफ करते हैं फंक्शन को, है ना, सपोज हमारा ये जो लाइन है किसी तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो क्या वो किस तरफ लाई करेगा, क्या ये हमें बताना है कि ओपन हाफ नॉट कंटेनिंग ओरिजिन इस पर लाई करेगा कि नहीं, है ना। होल एक्स वाई प्लेन नॉट कंटेनिंग, एक्स वाई प्लेन नॉट कंटेनिंग द लाइन दिस, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। एक्स वाई प्लेन जो लाइन में नहीं कंटेन करता हो तो बहुत सारा, इधर भी लेफ्ट भी हो गया राइट भी हो गया, है ना। क्लोज हाफ, हमने देखा है कि जब इनइक्वलिटी बनाते हैं तो लाइन के एक तरफ का सेटिस्फाई करता है और दूसरे तरह का नहीं करता। तो इसमें कुछ ऑप्शन तो मीनिंगलेस हैं। ये इधर इधर का सेटिस्फाई करेगा तो इधर का नहीं करेगा, या उधर का करेगा तो इधर का नहीं करेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हम क्या करें, सपोज ये लाइन है, मैंने तो ऐसे ही रफली ड्रॉ कर दी बिना करे समझाने के लिए। लेकिन जो भी लाइन हो, ऐसे हो या फिर आपकी लाइन कुछ ऐसे गई हो, फर्क नहीं पड़ता कैसे भी है, जो भी लाइन हो, उसमें क्या ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, x = 0 डालो, y = 0 डालो, 3 × 0 0, 0 < <4 होता है क्या, बिल्कुल 0 < 4 होता है, राइट। ये एक ट्रू इनइक्वलिटी है। तो इसका मतलब 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारी लाइन ये येलो लाइन है या रेड लाइन है, जो भी लाइन है, तो हमें शेड करना है किस तरफ, हमें शेड करना है इस तरफ का रीजन, 0 की तरफ का, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब इसका जो सोल्यूशन है ये पूरा ये एरिया है ना। ओपन हाफ नॉट कंटेनिंग तो नहीं होगा, ओपन हाफ कंटेनिंग द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा बी सही आंसर है, तो बी को हम कर देते हैं मार्क, ठीक है। इसका बी ऑप्शन आ गया। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन की बात हो रही है। इसमें कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। अब यार ये डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी करते हैं, ए का प्रोजेक्शन बी पर ऑन बी, ठीक है। तो ये हमारा होता था A.B, A.B कैप, या आप कह सकते हो A × B कैप, मतलब A.B/मॉड बी, ये फॉर्मूला था ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब, अगर ये आपका वेक्टर ए है, इधर आपका वेक्टर बी है, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, तो ये वाला पार्ट ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो A.B क्या मिलेगा आपको, A.B करते हैं पहले, A.B करेंगे तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, आई को आई से करेंगे तो 3 × 1 मिल जाएगा 3, जे को जे से करेंगे तो -1 × 2 मिल जाएगा -2, और के को के से करेंगे तो -2 × -3, जो कि हो जाएगा +6, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, जो नीचे बी का मॉड है ऑन, है ना, ये इसका मॉड है, तो √1² +2² +3², तो 1 + 4 + 9, है ना। 3 - 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, सो 1 + 6 मिल गया 7, और नीचे मिल रहा है आपको 9 √14, 7/√14, यस। तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसको इंटीग्रेट करना है। याद आ रहा है कुछ, देखो इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन काफी यूजफुल रहता है। यहाँ पे जैसे नीचे दिख रहा है ना आपको x² + 1, दिख रहा है। अगर इसको हम t रखते हैं, चलो जी कर ही लेते हैं, क्या किया हमने, x² + 1 को t रखा, तो ये हमें दे देगा 2x dx = dt। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करे हैं पहले, है ना। अब 2x dx dt आ गया तो हमें ऊपर 2 चाहिए। तो अगर ये मेरा क्वेश्चन आई है ना, 2 से 3, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x डिवाइडेड बाय x² + 1 dx, ऐसा आ गया।
अब जैसे ही मैंने इसको 2x dx की जगह में dt लिख सकता हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन कैसा दिखने लगा है मुझे? ये मुझे ऐसा दिख रहा है, हाफ ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया t, ऐसा कुछ आएगा। अभी मैंने लिमिट नहीं डाला इसमें, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये log t हो गया, फिर t को मैं रिटेन करूंगा तो log x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना इसका वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ। अब मुझे पुट करने की भी जरूरत नहीं है, बात समझ आ गई है। log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा आ गया ये। और इसमें मुझे लिमिट डालनी है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, 2 से 3। बस डाल दो, एक्स की जगह 3 डालो, तो हाफ ये ऐसे ही रहेगा। log ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, log ऑफ 10, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 10/5 ऐसा कुछ आया। 10/5 मतलब 2, तो मेरा आंसर आ गया हाफ log 2। हाफ log 2, यस, वी आर डन। हाफ log 2 है क्या हमारे पास, ये रहा, सही है ना, सी निकल आया। अभी नेक्स्ट वाला देखिए, ए एंड बी आर टू सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि आप अगर आप डेट ए निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो। बट ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों ही डिफाइन होंगे, ये कहने का मतलब है। अब यार ये देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको एक फॉर्मूला मैट्रिसेस के अंदर आपने पढ़ा होगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये याद है तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, ये क्वेश्चन आपको करने में समय ही नहीं लगेगा, लगा दो डायरेक्टली इसको। पर ध्यान रहे बी की जगह बी इनवर्स है यहाँ पे, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ए बी बी इनवर्स हो जाएगा, बी इनवर्स का इनवर्स, बी की जगह बी इनवर्स है ना, और फिर उसके साथ ए इनवर्स ऐसा आ जाएगा। बी इनवर्स का इनवर्स बी होता है, बी इनवर्स का इनवर्स बी होता है, ये भी हमने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी में ही पढ़ा है। तो बी इंटू ए हो गया, आपका आ गया बी ए। क्या आ गया? अच्छा, ए इनवर्स तो ए इनवर्स ही रहेगा ना, ए इनवर्स थोड़ी चेंज हो जाएगा। बी ए इनवर्स आ गया, बी ए इनवर्स आपका ऑप्शन सी सही है। मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे क्वेश्चन, फटाफट निकलते आ रहे जा रहे, ठीक है ना। अभी देखिए, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ब्ला 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 दिए हुए हैं आपको, कॉर्नर पॉइंट निकाल के दिए हैं, रीजन बनाया हुआ है, सब कुछ तो किया हुआ है इसने। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ब्ला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है क्या इसने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इसमें डाला है, 4x + 6y कहाँ पे अकर करता है, चलो ठीक है। क्या मिनिमम वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है ना, कॉर्नर पॉइंट पे सबसे पहले जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप लिखिए कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट शॉर्ट में लिख लेते हैं, और यहाँ पे जेड लिख लेते हैं, जो कि है आपका 4x + 6y ऐसा आया। अब पहला पॉइंट हमारे पास 3,0 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट 0.6, 1.6 दिया हुआ है, और तीसरा पॉइंट 0,4 दिया हुआ है। लेते हैं 3,0, तो जेड आ जाएगा 3 4 j 4 3 j 12, यहाँ पे आने वाला है 12, ये ठीक है। इस वाले के लिए निकालते हैं 0.6 × 4, 2.4 हो जाएगा, 16 6 j, ये y की जगह 1.6 डालेंगे ना, 9.6 ऐसा हो गया। तो ये आता है 12, ओह सेम आ रहा है 12। और 0,4 पे निकाल लेते हैं, 0,4 पे आएगा 4 6 j 24, है ना, यहाँ 0 हो जाएगा 24, तो ये हमारी जेड की वैल्यू आ रही है। तो कहता है मिनिमम, यार 2 पॉइंट पे मिनिमम आ गया, ये दिख रहा है ना, जब भी ऐसा होता है ना 2 पॉइंट पे मिनिमम आता है, कहाँ पे, 3,0 और ये 2 पॉइंट पे आया है ना। तो इस लाइन पे, फिजिबल रीजन में इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, सब पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आने वाली है, क्योंकि ये देखो लाइन उसी की है ना। अगर हम डालेंगे 4x + 6y = 12 डालेंगे, तो ये सारे ही पॉइंट पे 12 आने वाला है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ गए ना। तो यार ये क्या पूछ रहा है हमसे, मिनिमम कहाँ होगा,
हाँ तो वही है ऑप्शन में, देखो यहाँ पर होगा मिनिमम, यहाँ पे होगा। देखो ये भी रॉन्ग है क्योंकि इस पे है लेकिन ओनली कह रहा है, ओनली वाला नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। दिस एंड दिस ओनली, ये भी नहीं। और ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये वाले आंसर करेक्ट है बट पार्शली करेक्ट है ना। तो डी ऐसा आंसर है जिसमें जो कि एकदम सही स्टेटमेंट दे रहा है, तो आपका डी आंसर हो गया। कि इस लाइन पे जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है मिनिमाइज होएगा, ठीक है। जो ऑप्टिमल फंक्शन है ना, ऊपर दिया क्या यही बोल रहा था ये, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। तो ये हो गया हमारा डी। वेल एक और क्वेश्चन है, देखिए ये ऐसे कुछ दिया हुआ है, बोलता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। यार ये तो सिंपल डिटर्मिनेंट का सवाल है ना, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 2 × 1 कितना होता है 2, -5 × 4 20 ऐसा होता है। अब 2x × x करेंगे तो ये आया 2x² और 6 × 4 करेंगे 24 आएगा, है ना। अब मुझे लगता है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, चीजें दिख रही होंगी बोर्ड पे जो लिख रहा हुआ है ना। अब हम क्या करना है, एक्स को एक तरफ लाना है, तो हम एक्स को इधर ही रखते हैं यार। राइट में ही रहो भैया, आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव लोगों की जरूरत है हमें ये निगेटिव वाले को लेफ्ट भेज देते हैं, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ओके, सो अगर कोई निगेटिव है तो उसको किक आउट करो, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा कहीं और जाके, ठीक है। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 24 माइनस प्लस 2 करेंगे 26 आएगा, 26 में से 20 माइनस किया 6 आया। इसका मतलब इस 2 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 आपको x² मिलता है। और जब x² आपको 3 मिल जाता है तो x क्या होगा भैया, √, ±3। तब प्लस माइनस तो हम बाहर लगाएंगे ना, ±√3, ठीक है। अगर माइनस के अंदर लगा दिया ना √3 के, ये कुछ और लफड़ा आ जाता है, इसको बाद में बात करेंगे इसके बारे में, इसलिए प्लस माइनस बाहर साइन रहेगा, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं आगे सवाल की ओर, और ये कहता है मैट्रिसेस का ही क्वेश्चन है। ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए। देखो ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली यूज हो रही है ना। अगर ये प्रॉपर्टीज आपने ध्यान से समझ ली हैं और जो छोटी छोटी थ्योरम्स हैं उनको आपने लिख के याद कर लिया है। और यहाँ भी दोस्तों एक बात, जब ये आप देख रहे हैं ना, देखना नहीं है भैया, मूवी नहीं चल रही, आपको पेन लेके ये करना है, ठीक है। अगर आप मेरे से पहले कर रहे हो और अच्छी बात है, 2 क्वेश्चन और आगे निकल जाओ, है ना। साथ साथ, कम से कम साथ साथ तो आपको करना है, ठीक है। तो पेन और पेपर अपने पास रखिए और साथ साथ करिए, उससे आपको 10 गुना ज्यादा फायदा होगा, बिलीव मी। ये हमने प्रैक्टिकली बच्चों के साथ करके देखा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है ना, ए डी जे याद आ रहा है, कितने बच्चों को याद आ गया यार, ए डी जे ऑफ ए का जो ऐसा होता है ना डिटर्मिनेंट, ये होता है डिटर्मिनेंट a⁻n−1। n होता है ऑर्डर किसका, ऑफ द मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। यहाँ इसने दिया है n की वैल्यू 3 दी है, नो प्रॉब्लम। तो यार आपको डायरेक्टली लगाना है फॉर्मूला और आंसर आ गया। मतलब हमारा जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी पावर 3−1 स्क्वायर आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दी है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पांचवी छठी सातवीं का बच्चे का क्वेश्चन हो, बोल रहा है कि a = 5 है, 5 का स्क्वायर बताओ है ना। पर ये इतना आसान तब होगा जब आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डेट निकालते हैं तो डेट ए स्क्वायर होता है, मतलब डेट e⁻n−1 होता है, इस केस में स्क्वायर हो गया। तो यार आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आप कितना सारा टाइम बचा सकते हो, मैंने बोला था 2x टाइम देना है मैक्सिमम। तो ये वाला सवाल तो आपको देखते ही, शक्ल देखते ही 1-2 बार किए होंगे इस तरह के सवाल, तो आप विद इन 10 सेकेंड इनके आंसर बता दोगे, है ना। तो वो जो टाइम बच जा रहा है वो बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा, या फिर किसी ऐसे क्वेश्चन में काम आएगा जो उस टाइम के लिए आपको मुश्किल लग रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 14th क्वेश्चन कहता है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। अब देखो प्रोबेबिलिटी की बात आ गई है, जहां तक बच्चों को प्रोबेबिलिटी आसान लगती है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी दिया हुआ है और बोलता है कि पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एनसीईआरटी बुक में अगर आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन था या फिर एक थ्योरम थी, कुछ ऐसा था, जिसमें वो कहता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं।
राइट। और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए उन्होंने एक थ्योरम दी थी कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, कैसे पता लगता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट होंगे, तो पी ए इंटू पी बी होता है, राइट। ये हम अगर एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, तो ये तो सबसे प्यारा फॉर्मूला वहाँ पे है कि पता लगाने के लिए कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये चेक करते हैं, अगर ये है तो वो इंडिपेंडेंट है। और हम ये कह रहे हैं कि वहां पे एक और प्रॉपर्टी थी। अब ये प्रॉपर्टीज एमसीक्यू में डेफिनेटली आपको हेल्प करती है, यहाँ आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, वो अलग क्वेश्चन हो गया। वो आ सकता है बट वो अलग क्वेश्चन है। पर यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी तो एक सेट ही है, जैसे ए और बी सेट है, कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट है, तो यहाँ भी वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यार पी ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, पी ए दिया है तो पी ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0.7, और पी बी दिया हुआ है तो पी बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यार, 7 4 जो 28, ऐसा कुछ है क्या आंसर में? ये रहा देखो, यहाँ बैठा है। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए इसमें टाइम ले रहा हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने करे हैं तो आप इसको मिनटों में कर दोगे, विद इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से भी पहले आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो उसको लिखो, इंडिपेंडेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर उसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी उसका प्रोडक्ट होगा, तो ये करो, रिटर्न काम करते रहना है। नेक्स्ट कहता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ब्ला ब्ला ब्ला। यार डिफरेंशियल इक्वेशन दिख गई है तो तीन ही तरीके थे, या तो हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते थे, या वो होमोजेनियस था उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके वेरिएबल सेपरेट करते थे, या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। ये तो मुझे लगता है सीधा साधा बेचारा है अपना, है ना। ये एक्स और वाई सेपरेट हो रहे हैं एकदम, अलग अलग कर दो फिर, इक्वल टू एक्स डी वाई, ऐसा हो गया। अब हम x को एक तरफ भेज देंगे, x भैया आप इधर जाइए, और y भैया को हम इधर भेज देंगे, डी वाई बाई वाई। तो ऐसा करने के बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये क्या आ रहा है देखो, log x इज इक्वल टू log y, और हमें c ऐड कर देना है, log y प्लस log c, ऐसा कर सकते हैं। अब ये log c जो है ना, आप इधर भी ऐड कर सकते हो, आप इधर भी ऐड कर सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ये ऐसा है तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू लॉग वाई सी आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना। और ये लॉग ए प्लस लॉग ए बी होता है। अब यहाँ से लॉग लॉग कैंसिल करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई सी आएगा। तो क्या आपके पास एक्स इक्वल टू वाई सी ऐसा कुछ ऑप्शन है? एक्स इज इक्वल टू वाई सी, एक्स इज इक्वल टू वाई सी नहीं दिख रहा, लेकिन वाई इक्वल टू सी एक्स दिख रहा है। तो मैंने बोला था ना, अभी हम सी को इधर भी ऐड कर सकते हैं इधर, तो ये अगर मैं सी को इधर ऐड कर दूं, मतलब कुछ पी से चलते हैं, ऑप्शन से एक बार आपको देख लेने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। तो log y, यहाँ पे हम log c ऐड कर देते हैं, log c, ठीक है। तो log y इक्वल टू log x प्लस log c आ गया। तो log y इज इक्वल टू log x प्लस c का मतलब हो गया, आप ऐसे लिख लो इसको, log y इक्वल टू log x c, log log कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू x c, y इक्वल टू x c आ गया। देखिए ऑप्शन में y इक्वल टू x c कहाँ पर है भैया, y इक्वल टू सी एक्स, ये रहा। 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव, देखो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया हुआ है, प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है, y इज इक्वल टू इतना है तो ये किसके इक्वल होगा। y1 और y2 अगर आपको ध्यान हो, y1 हम फर्स्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, और y2 बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव को। मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 आएगा, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है भैया लोग, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ये तो एक टाइम में। तो दूसरा, यहाँ मुझे y2 भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करना है। अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूँ तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। इंस्टेड मैं चाहूंगा कि क्वोशिएंट के बजाय मैं प्रोडक्ट लगा लूँ, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y1/1 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, आपको ऐसा मिल जाएगा y1 टाइम √1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ऐसा मिल गया। और ये मिलते ही आप क्या करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिखते हैं फर्स्ट
y1, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे हमारा चेन रूल लग जाएगा, क्योंकि ये x तो है नहीं, x के अलावा x का फंक्शन है ना ये, 1 - x²। तो इसके डेरिवेटिव से हम इंटू कर देते हैं। तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का 0, और x² का 2x, माइनस साइन वहां पे रहेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, सेकेंड फंक्शन आपके पास है 1 - x², और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2। यस, इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यस, आई थिंक आपका आंसर आ गया। अब आप क्या करो, ऊपर आपको 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ओके कैंसिल कर दो। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा -y(x1) माइनस ऑफ (x(y1), ऐसा बचेगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 - x², ऐसा बचा है, एंड प्लस 1 - x² अंडर रूट 1 - x² इंटू y2 इज इक्वल टू 0। हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए, हमारे पास क्या है, इसके साथ अंडर रूट है, ठीक है ना, सेम चीज है बट अंडर रूट है। तो ये चीज लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, ये भी जो भी इक्वेशन आपकी भी बन के आई है, दोनों तरफ मतलब इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 1 - x² से, हो जाएगा ये काम। जैसे ये काम होगा, आपको आंसर दिख जाएगा। दिख गया कि नहीं दिखा? वेल, देखते हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा क्रिएट करते हैं। और अब देखो, जैसे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा पता है? ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट वाले का तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -(x(y1)। दूसरे का बचेगा प्लस, ये दोनों जब स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, 1 - x² y2 बचेगा। और राइट साइड में इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो ही बचेगा। जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, जीरो इज हीरो ना, अपना जैसा बना लेता है सबको। अच्छा, वही तो हीरो है जो सबको अपने जैसा बनाने के लिए प्रेरित करे। बट जीरो के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा तभी वो जीरो बनाएगा। जीरो के साथ अगर डिवाइड कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है, राइट? कुछ और चीज है, उसके बारे में बात करेंगे, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज मिल गया, तो अब हम ये निगेटिव वाले को, मैंने बोला था इसको भगा दो यहाँ से, किक आउट करो, क्योंकि वो निगेटिविटी फैला रहा है वहां पे, है ना। तो आपका ये आया 1 - x² टाइम y2 जो है (x(y1) के इक्वल आ रहा है, (x(y1). तो यही तो पूछ रहा है ये, 1 - x² y2 किसके बराबर होगा? (x(y1) के बराबर। थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया इसने, बट (x(y1) के बराबर है ना, ये पार्ट आ रहा है। बट इट्स ओके, आपने जो टाइम वहां पे सेव किया है वो यहाँ पे काम आएगा। पीछे कई सारे क्वेश्चन आपने 30 सेकंड से पहले भी तो आंसर दिए हैं, तो आपके पास लग्जरी ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यही है टाइम मैनेजमेंट। जो इजी वाला क्वेश्चन लग रहा है उसको आप अच्छे से कर लो, अपनी स्पीड पे थोड़ा काम करो, टाइम बचेगा, उस टाइम को आप किसी दूसरे क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, आपको ऑप्टिमाइज करना है वो 3 आवर, है ना। अभी आते हैं ये 17 18, हमारे पास बस 4 क्वेश्चन रह गए हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन हम अगले वीडियो बनाएंगे। अभी इसमें हम 4 सेक्शन इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अनदर 4 मिनट विल फिनिश इट। कहता है टू वेक्टर ए एंड बी, ए इज गिवन दिस, मॉड बी इज गिवन दिस, ए डॉट बी इक्वल टू 4 एंड A - 2B। अगर यहाँ वेक्टर की आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है, तो वेक्टर सारे बच्चों को आसान लगता है, राइट। तो ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता है पहले से ही। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप का आंसर आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो साथ साथ कर लेते हैं। मॉड ए आपको दिया है 2, मॉड बी दिया हुआ है 3, ए डॉट बी ये दिया हुआ है। तो यार हमने एक चीज पढ़ा था, ए वेक्टर को जब हम ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर ये मिलता है ना, ठीक है, यही मिलता है। तो हमने क्या किया है, इसको निकालने के लिए ये इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। हमें निकालना है, A - 2B का
ये मॉड है ना। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको क्लैरिटी के साथ लिखते हैं, ठीक है। ये मॉड है, तो ये फॉर्मूला जो भी हमने लिखा था पहले उसको यूज करते हुए ये हो जाएगा a-2b, ठीक है। और इसी का हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसी वेक्टर के साथ। इनफैक्ट a-2b भी तो एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर अगर वेक्टर p है तो वेक्टर p डॉट p इक्वल टू p मॉड स्क्वायर, ऐसा कुछ हम कह रहे हैं ना। तो ये परफेक्टली फाइन है, ये फॉर्मूला ऐसा बन गया। अब हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा देंगे, a डॉट a करेंगे यहाँ पे, फिर a डॉट टू बी करेंगे, a डॉट a आ जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर, फिर a डॉट टू बी करेंगे तो -2a डॉट b, कुछ ऐसा आ जाएगा। टू बी को करेंगे तो -2b डॉट ए, कुछ ऐसा आना चाहिए। और टू बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 मॉड बी स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी आपका बी डॉट ए के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब ये लाइक लाइक वेक्टर है, इनको हम ऐड कर देंगे साथ में, तो हमारे पास ऐसे मिलने वाला है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर -4 टाइम ए डॉट बी, वेक्टर है ना। और ये मिलता है 4 मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं यार, ए का हमारा वैल्यू है 2, दिया ना, ए डॉट बी का वैल्यू भी दिया है, इसके इक्वल आ रहा है। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है इसके स्क्वायर के इक्वल, जो हमें वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर में मिल रहा है, ठीक है। मॉड ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। 4 टाइम ए डॉट बी मतलब 4 प्लस 4 टाइम 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिलता है 4 -16 प्लस 4 इंटू 9 36, ईयर 36 माइनस प्लस 20, और ये आ गया आपका 24। कितना मिल गया, 24। तो इसका स्क्वायर 24 है, तो अगर a-2b पूछा है तो स्क्वायर रूट 24 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 2√6, है ना। 2 इंटू 6 होता है 24, 2√6 आपका ऑप्शन है। ऑलराइट, मिल रहा है क्या, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, P is a point on the line joining blah blah. If x coordinate of P is this, then z coordinate is. Alright, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट है हमारी लाइन पे, तो क्या हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। लाइन की ही इक्वेशन हम निकाल लेते हैं, दो पॉइंट दिए हुए उनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या होता था, आई होप सबको याद है, x-x1/x2-x1, लिख लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय x2-x1 इज इक्वल टू y-y1/y2-y1 इक्वल टू z-z1/z2-z1, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ठीक है। मतलब x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दिया हुआ है, z2 - z1, ओके। तो इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, x-0, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, x-0 डिवाइडेड बाई x2 - 3 - 0, ठीक है ना। 3 - 0 लिख ले क्या, थोड़ा फील आ जाएगा ना। then y-y1 y-5 divided by y2 - y1 -1 - 5 is equal to z-z1, तो z minus of -2 divided by z2 - z1, that is 2 minus of -2, ऐसी इक्वेशन आ गई। मतलब हमारी जो लाइन है उसकी इक्वेशन आ रही है x/3 is equal to y-5/-6 इज इक्वल टू z +2/4, ठीक है। ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई किसकी, लाइन की। अब ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, इसमें कहीं कोई पॉइंट, वो बोलते हैं कि कहीं कोई पॉइंट है, माना ये है, इस ये पॉइंट P है, और इसका x कोऑर्डिनेट 6 दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, और वो बोले कि z कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x/3 y/3, ये तीनों इक्वल है, इस इन सबको हम k के इक्वल ले सकते हैं, k इज इक्वल टू x/3 y/3 z/3। तो आपको ये चीज दिया हुआ है,
मतलब x इक्वल टू 3k है, और इस k को हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे, z+2/4, z+2/4 भी आपका k होगा। ठीक है, अगर आपको k की वैल्यू पता हो तो आप z निकाल सकते हैं यहाँ से, वही आपसे पूछा है। अब k की वैल्यू प्रूव पता करने के लिए यहाँ से x/3 इक्वल टू k है ना, तो और आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट 6 दिया हुआ है। ठीक है, x की जगह 6 डालो, तो जो आपका k आएगा, k इक्वल टू 6/3, k का वैल्यू आ गया 2। k का वैल्यू ऊपर डाल दीजिए यहाँ पे, तो आपको मिलेगा z+2/4, k की जगह डालना है 2, तो मतलब z+2 = 8 आ रहा है। इसका मतलब z की वैल्यू आने वाली है 6। x 6 है तो z भी 6 है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो z की वैल्यू यहाँ पे आपके क्या बोलेंगे कि जी ये वैल्यू तो हमारा ये आंसर है। जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, आपको एक असर्शन दिया जाता है, उसका रीजन दिया रहता है कि, और उसमें आप पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ देखते हैं, फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट असर्शन ए इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट रीजन आर, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आपको ए मार्क करना है, ए लिखना है उसका ऑप्शन। अगर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देन यू हैव टू राइट बी। If A is true and R is false, then your option is C. If A is false, R is true, then you write D. Let us see the first question here, question number 19. It says the domain of the function this. The domain of the function this is this. एंड रीजन बोलता है कि sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू दिस। तो दोनों स्टेटमेंट को एक साथ देखते हैं। पहले sec इनवर्स फंक्शन का अगर हम डोमेन देखें, तो जो cos का रेसिप्रोकल है ना, cos का डोमेन क्या था, cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन था -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, -1 से 1 के बीच में होता है। लेकिन ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर -1 से 1 के बीच में है तो उसका रेसिप्रोकल या तो -1 से छोटा या -1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है ना, और या फिर ये 1 से बड़ा होगा। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से -1, और इसके साथ यूनियन कर देते हैं हम 1 से इन्फिनिटी, ये सेक इनवर्स एक्स का। बट एक्स की जगह इसमें 2x है, तो मतलब 2x, ये चीज अगर 2x है तो x कितना होगा, हाफ, -हाफ होगा ना। और ये अगर x की जगह इसको हम 2x माने तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो -हाफ हाफ ये एकदम ठीक है स्टेटमेंट। ठीक है, हमारा सेक इनवर्स 2x का डोमेन ये होता है, आपका एसर्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा रीजन ये दे रहा है, इस रीजन को पहले हम देखते हैं। सेक इनवर्स 2 का क्या मतलब है, सेक इनवर्स -2, इसको मान लेते हैं, सपोज ये x है, तो इसका मतलब हो गया सेक x इज इक्वल टू -2 होना चाहिए, है ना। और जो सेक इनवर्स फंक्शन होता है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो होती है 0 से पाई के अंदर, होती है 0 से पाई। क्लोज इंटरवल लेंगे, राइट, सेक इनवर्स 0 से पाई, क्योंकि सेक 0 आपका कितना हो गया, कॉस जीरो इज 1, तो सेक 0 भी 1 होगा। तो सेक इनवर्स सेक एक्स अगर -2 है तो आपका कॉस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स इसका रेसिप्रोकल होता है जो कि हो जाएगा -हाफ, और कॉस की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई ही होती है। एंड ऑफ कोर्स वहां पे जहां पे कॉस डिफाइन नहीं है, वो कौन सी वैल्यू है, कॉस इनवर्स की 0 से पाई होती है ना। अब वो देखो पाई/2 पे सेक डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि सेक कॉस पाई/2 90 होता है, ये यहाँ पे हम ये चीज मिस कर रहे थे। सेक इनवर्स का जो आपका डोमेन है इनवर्स फंक्शन का, 0 से पाई -पाई/2 होता है। तो ये जो कह रहा है कि -पाई/4 होगा, ये तो ऑब्वियसली गलत है,
क्योंकि हमारा आंसर तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, मतलब वही चीज में हम यहाँ भी बात कर रहे हैं। अगर कॉस माइनस हाफ है तो आपका एक्स, क्योंकि कॉस का जो डोमेन होता है 0 से पाई के बीच में है, कॉस इनवर्स फंक्शन का, तो हमारा आंसर 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। इनफैक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए, नॉट -π/4, है ना। तो रीजन इनकरेक्ट है हमारा, एसर्शन आपका करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। मतलब ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर सी हो गया ना। तो ये आपका एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। किसी भी तरह से समझ लो, आपके एक्स एक्सिस की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू लेमडा टाइम आई, और दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। इनके बीच अगर एंगल निकालना है तो हमें पता है कि जो ये वेक्टर होता है ना, ये जो वेक्टर होता है और ये वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं, B1 एंड B2 के बीच का एंगल। तो I और I माइनस जे के बीच में आपने एंगल निकालना है, और उसके लिए फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी आई डॉट आई माइनस जे डिवाइडेड बाई इस वेक्टर का मॉड और दूसरे वेक्टर का मॉड। तो आई डॉट ये करेंगे तो क्या मिलता है यार, आई डॉट आई करते हैं तो 1 मिल जाता है, आई डॉट जे करेंगे तो 0 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट मॉड आई स्क्वायर मतलब 1, और एक और अंडर रूट हमें लेना पड़ेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1। तो ये 1/√1 तो 1 हो गया, 1/√2 बच रहा है, 1/√2। तो इन दो, अच्छा एक्स एक्सिस और इसके बीच का कॉस थीटा 1/√2 आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 1/√2 कॉस कहाँ पे होता है, π/4। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ गया है। दूसरे स्टेटमेंट के लिए देखते हैं, दूसरा क्या कहता है, एंगल बिटवीन द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। यस, ये दो लाइन के बीच में, देखो B1 डॉट B2 बाई B1 मॉड B2 मॉड दिया है, ये जो हमने वेक्टर में पढ़ा था, वेक्टर के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला सही है। यस, यही लगा के हमने पहले दो लाइंस के बीच में, इस लाइन और एक्स एक्स के बीच में एंगल निकाला। तो मतलब हमारा एसर्शन भी ठीक है, और जो उसका रीजन दिया है वो भी ठीक है, और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आई थिंक ये पहले वाला है क्या, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, तो इसका ऑप्शन हम लिख देंगे ए।